और पटना से बड़ी खबर है, जहां नौकरी से हटाए गए अतिथि शिक्षकों ने आज सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान गेस्ट टीचरों की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने अतिथि शिक्षकों पर लाठियां बरसाई। सरकार ने गेस्ट टीचर से सेवा लेने से मना कर दिया है। तो 31 मार्च को अतिथि शिक्षकों के कार्यकाल का आखिरी दिन था। शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स को सेवा मुक्त कर दिया है। आज तमाम अतिथि शिक्षक सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल भेज दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने जांच में सहयोग न करने की बात कही। अपना फोन नहीं दे रहे केजरीवाल, यह कहना है ईडी का। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ईडी। और तिहाड़ जेल में तैयारियां तेज हैं। तिहाड़ जेल में ही केजरीवाल का मेडिकल होगा। केजरीवाल को अलग सेल में रखा जाएगा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर हट गए हैं। पप्पू यादव 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और कांग्रेस से पूर्णिया को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया उनकी जिंदगी और मौत के समान है। वो पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ठेकेदार बनकर पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग बिहार में महागठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि हर हाल में पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। जो लोग आज बोल रहे हैं कि आप मधेपुरा चले जाइए, कभी कह रहे सुपौल चले जाइए, कभी बोलेंगे अररिया चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, बाकी आप झगड़ा का बैगन कितना, इसीलिए पूर्णिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहिणी आचार्य भगवान की शरण में पहुंची। मां राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रोहिणी आचार्य ने पूजा अर्चना की। लालू फैमिली ने हरिहरनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, फिर वापस पटना के लिए रवाना हो गए। आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य कल से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और इस बार लालू परिवार से 2 बेटियों के चुनाव लड़ने की खबर है। लोकसभा चुनाव की सियासी अखाड़ा सज चुका है। सियासी बयानों के तीर चल रहे हैं। दिल्ली में इंडी अलायंस की रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने अकेले ही पूरे विपक्ष को जवाब दिया। एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने मेरठ में भ्रष्टाचारियों को खुली चेतावनी दी। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं नहीं है कि चुनाव में विपक्ष के लोग रहें। विपक्षी नेताओं के पीछे एजेंसियों को लगाया जा रहा है। गाँव में जो लोग सत्ता में बैठे चाहते ही नहीं है कि विपक्ष जो है मैदान में रहे, और इसके लिए अपनी एजेंसियों को जो है पूरी तरीके से पूरे देश में हर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है ताकि उनको साफ मैदान मिल जाए। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जनता जो है वो असली मालिक है और जनता जो है सब चीज़ देख रही है। मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुद्दे की बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, क्या विकास किया है इस पे वो बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को डराने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी के बाद भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया जाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद एजेंसियां क्लीन चिट दे देती हैं। 14 से लगातार अब तक उन्हीं चीज़ों को दोहराया जा रहा है। लगातार वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इतने बेकार हैं, वो खुद साधु और संत हैं और सेवक हैं बहुत बड़े। ऐसा हकीकत में नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिन पहले जिनको 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गाली देते थे, भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है।
पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंडिया अलायंस पर हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा कि ये लोग परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। इमरजेंसी लगाने वाले लोग लोकतंत्र का मतलब नहीं समझ सकते हैं। जनता इस चुनाव में इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ कर देगी। का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं। वहाँ सिर्फ परिवारवाद है और परिवारवाद और तुष्टीकरण करने वाले लोग और इमरजेंसी देश में लगाने वाले लोग और बिहार में या अन्य किसी भी राज्य में जो महागठबंधन के लोग हैं, उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके भाई भतीजावाद को, परिवारवाद को और तुष्टीकरण को जब आप देखेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, जनता सब समझती है। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी के साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी हैं। एलजेपीआर की टिकट पर शांभवी चुनाव लड़ रही हैं। अशोक चौधरी ने अपनी बेटी और परिवार के साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। उनके साथ वारिसनगर से विधायक अशोक कुमार, कुशेश्वर स्थान से विधायक अमन भूषण हजारी भी मौजूद थे। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, वीआईपी पार्टी में हलचल तेज नजर आ रही है। अध्यक्ष मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हुए हैं। तेजस्वी से मुकेश सहनी मुलाकात करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा भी दिल्ली रवाना हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन में वीआईपी की सीट शेयरिंग हो सकती है, यानी कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, कभी मुकेश सहनी ने कहा कि पीठ में छुरा भोंका गया है, एंट्री अब लग रहा है कि हो जाएगा महागठबंधन में, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल शायद राजनीति इसी को कहते हैं, कुछ भी पहले से तय नहीं होता है। और वीआईपी सूत्रों के हवाले से मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। वीआईपी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की आज दिल्ली में मुलाकात होगी और बाकायदा इसके लिए मनोज झा को अधिकृत किया गया कि मनोज झा साथ में जाएंगे मुकेश सहनी के और उसके बाद उनकी बातचीत होगी तेजस्वी यादव से। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मुकेश सहनी को कुछ सीटें जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर की जाएगी, लेकिन इन सीटों की संख्या कितनी होगी ये तय नहीं है। जो वीआईपी सूत्र है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो निषादों के लिए आरक्षण की उनकी मांग है उस पर कहीं ना कहीं सहमति जताई है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने, और इसी पर बात बनी है। देखना होगा संजय, लेकिन 26 सीटें आरजेडी के खाते में हैं, कुछ प्रत्याशियों के अधिकांश नाम फाइनल भी हैं। अब इसमें कहाँ एडजस्ट होंगे मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसके सूत्रों की माने तो जो राजद कोटे से जो सीटें निर्धारित हुई हैं, जो उनको आवंटित सीटें हैं 26 सीटें, उसमें से ही मुकेश सहनी की पार्टी को ऑफर मिलेगा। और देखना होगा कहाँ की सीट उनको मिलती है। जहां तक जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि 1-2 सीट, जैसे मुजफ्फरपुर की सीट है तो ये भी ऑफर उनको मिला। झंझारपुर की एक बात चल रही है, लेकिन कुछ भी करना भी प्रीमेच्योर होगा। जो सूत्र है वो बता रहे हैं, देखना होगा समझौता जब होता है तो किस बात को लेकर किन सीटों पर ये बात बनती है। जी, कुछ सीटें जो वीआईपी के खाते में थी इससे पहले, वो अब इस बार लेफ्ट के खाते में गई, कांग्रेस के खाते में गई, तो क्या उन सीटों पर भी नजर होगी जिन सीटों पर 2019 में चुनाव लड़ा था मुकेश सहनी ने महागठबंधन के तहत? देखिए, वीआईपी के लिए विकल्प यही बचता है कि जो राजद कोटे से जो 26 सीटें राजद ने अपने पास रखी हैं उन पर उनको जो ऑफर है वो मिलेगा। जो दूसरी एलाइंस पार्टी है उन पर उनके लिए कोई चांस नहीं है। जो सूत्र है वो इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। और जिन सीटों की उन्होंने चर्चा की, जैसे मुजफ्फरपुर सीट की चर्चा की है, झंझारपुर सीट की चर्चा की है, इन सीटों के बारे में वो फिलहाल बता रहे हैं। लेकिन कहां तक समझौता और किस लेवल पे होता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, मुकेश सहनी और वीआईपी उनकी पार्टी जिसमें हलचल तेज नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि आरजेडी से ये मुलाकात काफी अहम है और कुछ सीटें आरजेडी की तरफ से इन्हें ऑफर की जा सकती है। बिहार सरकार ने नए मंत्रियों को बंगला अलॉट कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग बंगला आवंटित किया। इसमें तेजस्वी रहते हैं। विजय कुमार चौधरी को 3 स्टैंड रोड जिसमें तेज प्रताप रहते हैं वो बंगला अलॉट किया गया। दिलीप कुमार जायसवाल को 7 वीरचंद पटेल पथ, रेणु देवी को 4 स्टैंड रोड आवास आवंटित किया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 1 पोलो रोड बंगला आवंटित कर दिया गया है। वहीं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि 1 महीने के अंदर पुराने मंत्रियों को बंगला खाली करना होगा, क्योंकि पुराने मंत्रियों के आवास को नए मंत्रियों को अलॉट किया गया है। और भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक से रंगदारी की मांग की गई है। बीजेपी विधायक पवन यादव से रंगदारी की मांग हुई है। पवन यादव से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है।
बदमाशों ने फोन कर रंगदारी मांगी है। विधायक को जान से भी मारने की धमकी दी गई है। साथ साथ विधायक के बेटे को भी मारने की धमकी मिली है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी विधायक पवन यादव ने कहलगांव डीएसपी को इसकी जानकारी दी है। बीजेपी विधायक पवन यादव ने कहलगांव थाने को भी सूचना दी है। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धार्थ तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को इस्तीफा भेजा है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात कही और आपको बताएं कि कल ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस्तीफा दिया था। नमस्कार, मैंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस्तीफे का कारण पूर्णतः व्यक्तिगत है। पार्टी के किसी नेता अथवा किसी कार्यकर्ता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। 2020 में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी दिन प्रवक्ता बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इन सब का तहे दिल से आभार। कटिहार सीट से कांग्रेस से तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली से कटिहार पहुंचे तारिक अनवर का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आरजेडी एक बड़ा तबका तारिक अनवर से नाराज चल रहा है। तारिक अनवर ने इस बात से इत्तेफाक रखते हुए सबको जल्द बनाने की बात कही। आरजेडी के नाराज नेता और कार्यकर्ताओं को तारिक अनवर कैसे मनाएंगे, ये भी सवाल है। मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद का टिकट कटने को लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी या विवाद नहीं है। अजय निषाद हमारे अपने हैं। बीजेपी में कहीं कोई विरोध नहीं है। झारखंड में कांग्रेस ने तीन सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसमें खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी पटेल का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस की कोटे की बाकी 4 सीटों के लिए अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। इसमें बाकी बची 4 सीटों रांची, धनबाद, गोड्डा के साथ पलामू या फिर चतरा से उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। हालांकि चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी की ओर से दावेदारी जताई जा रही है। इसके प्रत्याशी के नाम के ऐलान में पेच फंसने की आशंका है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी उम्मीदवारों का आज ऐलान हो जाएगा। आरजेडी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। दोपहर 3 बजे प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। लोकसभा में 2 सीट पर आरजेडी की दावेदारी है। चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी अपनी दावेदारी कर रहा है और माना जा रहा है कि 3 बजे इसका ऐलान संभव है। जेएमएम ने अभी तक नहीं की प्रत्याशी की घोषणा। बड़ी खबर, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस के ऐलान के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। रणनीति के तहत जेएमएम ऐलान करेगा। प्रत्याशी की घोषणा जेएमएम का अंदरूनी मामला है। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को टिकट दिया है। ढुल्लू महतो पर दर्ज केस को लेकर सरयू राय ने सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने बाघमारा विधायक का बचाव किया है और कहा है कि अगर विचाराधीन मामलों को आधार बनाया जाए तो सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरयू राय के आरोपों पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। केसों की जो बात हो रही है उसमें से कई केस तो खत्म हो चुके हैं और एक आध छोटे केसेस में उनको 1 साल की जहां सजा होती है, रोड जाम का मामला हो या इस तरह के जन आंदोलन को लेकर मामला हो, तो उसमें उनको सजा हुई है, पर कोई ऐसी सजा नहीं जिसमें सदस्यता जा सकती है। तो बाकी मामले विचाराधीन है। अगर विचाराधीन मामलों को कसौटी बांधकर आप टिकटें काटेंगे तो ये तो शुरुआत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करनी चाहिए, क्योंकि दोनों नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हैं। वो तो 5,000 करोड़ का घोटाला था, इस पर चुप्पी क्यों? और जहाँ तक माननीय सरयू राय जी की बात है तो वो निर्दलीय विधायक हैं, उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, वहीं अभी तक इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई। इधर जमशेदपुर सीट से आज तक कोई भी सांसद तीसरी बार जीत हासिल नहीं कर सका। इसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। सभी 14 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया। हर एक चुनाव जो है वो चुनौती होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सुनामी चल रही है ना विकास की, तो कोई नहीं हमारी टक्कर में। और जो आप कहते हैं कि 2 बार से ज्यादा कोई जीत नहीं पाया, 3 बार का आप इतिहास बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो हम इतिहास को बदलने वाली पार्टी के हिस्सा हैं। क्या इन्होंने कहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और जिस समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि साहब हम पूरी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे
14 लोग 3 एक्स्ट्रा के साथ उतरेंगे और 11 की टीम, क्रिकेट टीम। इन्होंने तो 3 एक्स्ट्रा को ही उतारा, 11 की इनकी टीम दिखी नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इनके यहाँ पहले आप वाली स्थिति हो गई है, कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा, इसीलिए इनके यहाँ उम्मीदवारों की कमी है, ये खोज रहे हैं। जामताड़ा के बुद्धूडीह में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की। मीटिंग में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता शामिल हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 400 पार के आंकड़े तक पहुंचने को लेकर विचार विमर्श किया। अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर वोटों की बढ़ोतरी के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करना है और इस बार फिर से हम लोग नरेंद्र मोदी को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और सभी जगहों में हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो सब जगह में हमारे जो बूथ स्तरीय से लेके हमारे शक्ति केंद्र हैं, हमारे मंडल हैं, हमारे मोर्चा पदाधिकारी हैं और जितने भी जो संगठन में काम कर रहे हैं, तमाम सभी के साथ बैठक हुआ। मंडी में आज बीजेपी संसदीय क्षेत्र की बैठक है। बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं का आने का दौर शुरू हो गया है। बैठक के लिए कंगना रनौत मंडी पहुंच गई हैं। मंडी में कंगना रनौत का बीजेपी कार्यकर्ता ने जगह जगह स्वागत किया है। कंगना जल्द बैठक में शामिल होंगी और संसदीय क्षेत्र के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगी। साथ ही चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगी। बैठक में कंगना के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना की। जानकारी के मुताबिक हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद हैं। 24 मार्च को बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया था और इस सीट से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह फिलहाल सांसद हैं। कंगना रनौत ने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा आपदा के दौरान प्रदेश के लोगों को मदद न करने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आपदा प्रभावितों के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में आई आपदा के दौरान उन्होंने भी अपनी इच्छा अनुसार धनराशि दी है। अपने प्रोफेशन के चलते वो हिमाचल के बाहर मुंबई में रहती हैं, जबकि आपदा के दौरान यहाँ न होना और लोगों की मदद और विकास को लेकर कंगना पर सवाल उठाना कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट को दर्शाता है। 10 मिनट में जाना है, पूछो देते तुम्हें 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिन जो कुछ आए बेटा क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्रडर ही नहीं बेटे जो तूने चुनी रे प्रतिनिधि तीना कराना था काम की मां कराना था काम तू ऐसा भी होना है अपने अपने लगे कोई टीचर आ कोई प्रोफेसर आ कोई एक्टर आए अपने काम लगे रे आए चुनी रे क्या कराने थे सो काम मिन जो कुछ है बेटा क्या काम कराए देखो उनकी बुद्धि देखो आप कैसी बातें करते हैं। वो मेरे को पूछते हैं बेटा क्या काम कराए। समस्तीपुर से खबर, जहां जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का मामला सामने आया। मुफस्सल थाना के इलाके के मोहनपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई और इस मारपीट की घटना में 2 महिला समेत दोनों पक्ष से 5 लोग जख्मी हो गए। मारपीट में जख्मी एक महिला दिव्या ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि मोहम्मद सरफराज से उसकी 10 साल पहले शादी हुई। पति को हिंदू धर्म से ऐतराज नहीं है, लेकिन किराए के मकान में आसपास के रहने वाले मोहम्मद परवेज और एजाज ने उस पर कई बार धर्म परिवर्तन का दबाव दिया। इसी वजह से मारपीट की घटना हुई है। वह इस मामले में मोहम्मद परवेज ने आरोपों से इनकार किया। धर्म परिवर्तन का दबाव देने का आरोप लगाने वाले दिव्या परवेज के भाई के मकान में किराए पर अपने पति के साथ रहती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया कौन? हमसे तो कोई बातचीत नहीं है, इसको कोई था ही नहीं वहां पर। हमें नजिस्ता की बात गलत है। ये एक किराएदार है, बैड एलिमेंट्स है, हमें ना इसके पास करके 12-15 केस है इस पर, हमें ना है ना आप पे जो ये आरोप लगाया गया इस तरह का। कौन? धर्म परिवर्तन कराने। धर्म परिवर्तन हम क्यों कराएंगे? उसका बाल बच्चा है, सब कुछ है, वो जान उसमें धर्म परिवर्तन का दबाव देने का ऐसा कोई बात नहीं है। मारपीट का मामला है, आवेदन इनका प्राप्त करके बयान प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसमें जो एक लड़की है जख्मी है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन करवा। अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, अभी ऐसा हमारे सामने उन्होंने कोई बात नहीं बताया है, मारपीट का बात बताया है। तेज रफ्तार का कहर काल साबित हो रहा है। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ताजा मामला पटना से सामने आया, जहां फतुहा थाना क्षेत्र के मछरियावा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
सर राजीव का तो घूमने के लिए है, तो कोई जानकारी नहीं हुआ। हम सुबह जानकारी हुआ कि इससे लोग धक्का लग गया है। तो हम बोले कि कौन सा हॉस्पिटल में है, तो बोला कि वो पता भी नहीं है। जो लड़का संगे गया था वो उसको खुद पता नहीं है कि वो कहाँ पर लगा है। खबर आरा से जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सालंगपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने बजाज फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल फाइनेंस कर्मी कलेक्शन का पैसा जमा कर बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान उसका पीछा कर रहे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने पहले बाइक को रुकवाया, फिर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। और घटना को अंजाम देने के बाद दानापुर से बड़ी खबर, गैंगरेप मामले में एसएचओ निलंबित कर दिए गए हैं। पिपलावा थाना अध्यक्ष समेत 4 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। दानापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थाना अध्यक्ष और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, सहायक इंस्पेक्टर शशिभूषण प्रसाद, सहायक इंस्पेक्टर हरिशंकर पंडित और मुंशी सूर्यदेव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई। आरोपियों को बचाने के लिए एफआईआर बदलने का भी आरोप है। सिटी एसपी अभिनव धीमान ने जानकारी दी और सिटी एसपी ने कहा कि कोर्ट में एफआईआर को फिर से बदलकर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया जाएगा। इसमें एफएसएल की टीम से भी जांच कराई गई है। गोड्डा के सदर अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। दरअसल प्रसव के कुछ घंटे बाद प्रतिमा देवी नामक मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मांगे गए पैसे नहीं देने पर मरीज का इलाज सही से नहीं किया गया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने लग रहे आरोपों पर सफाई पेश की है। इधर पूरे मामले पर अस्पताल उपाधीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है।